भारत में बढ़ते हुई तलाक की संख्या। अगर हम ज्योतिष को इससे अलग करके देखें, विवाह विच्छेद शब्द एक गढ़ा गया है कि वो मेरी बात पर भरोसा कैसे करें। ये प्रश्न तो मेरा होने ही वाला है आपसे। ज्योतिषों पर, बाबा पंडितों पर तो काफी बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर भारत में बढ़ते हुई तलाक की संख्या, यानी कि रेट ऑफ डिवोर्सेस इन इंडिया 41% तक ये मामले बढ़ गए हैं। 2024 के ये जो परसेंटेज है वो नजर आए हैं। और आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, इसमें ज्योतिषों का क्या रोल? बाबा, पंडित और ज्योतिषियों पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में होता है कि शादी विवाह, आप जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके बाद शादी की टेंशन घर में दिखने लग जाती है, लेकिन जब वो शादी टूटने पर आ जाए तब क्या ज्योतिष का रोल होता है? आप शादी कराते वक्त तो बहुत बाबा, पंडित और ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन जब वही विवाह, वही कुंडली मिलाई हुई विवाह जब अंत में आकर टूटने पर पहुंच जाती है, उस संख्या तक, उस लेवल तक पहुंच जाती है कि शादी टूट जाएगी, तब क्यों नहीं वो ज्योतिष और जो ज्योतिषी हैं या बाबा हैं वो सामने आते हैं? तब क्यों उनकी कुंडलियां बंद हो जाती हैं? इस पर बात करेंगे कि आखिर हमारे देश में, भारत में तलाकों की संख्या 41% तक क्यों बढ़ गई है। हमारे साथ, हमारे इस न्यूज रूम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप पीएचडी हैं ज्योतिषी में, बीएचयू से हैं आप, और आपका खुद का एक संस्थान भी है, राजेश्वरी प्राच्य विद्या शोध संस्थान। इस पर आप लगातार इसके संस्थापक भी हैं, आप कार्यरत हैं इस पे। अब जैसे हमने बाबा पंडितों पर बात कर ली थी कि ये समाज को किस तरीके से भ्रमित करते हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे देश में वो ये कि शादी विवाह तो ठीक है, लेकिन जब तलाक की संख्या जब गिन रहे हैं हम, 41% तक ये तलाक की संख्या पहुंच गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों बढ़ रही है ये संख्याएं? प्रज्ञा जी, सामान्य रूप से तो ये है कि अगर हम ज्योतिष को इससे अलग करके देखें तो ये है कि या तो सहनशीलता इतनी बन जाए कि लोग एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने का निश्चय ही कर लें तो तलाक नहीं होगा। जैसे प्राचीन समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो विवाह करते थे और निर्वाह करते थे, कुंडलियां नहीं मिलाते थे, इसके बाद भी सारा जीवन उनका अच्छा होता था, क्योंकि उन्होंने निश्चित कर रखा होता था कि हमें तलाक नहीं लेना, रहना साथ है। यहाँ तक कि प्रज्ञा जी, तलाक शब्द अपने यहाँ का है ही नहीं है, अपनी भाषा का नहीं है। तलाक शब्द की कोई हिंदी नहीं है। डिवोर्स, तलाक तो खुद में एक हिंदी नहीं, डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी का है। हाँ। उनके यहाँ तलाक होते थे, इसलिए डाइवोर्स शब्द है। और जो तलाक शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो जिनका है वहां विवाह विच्छेद होता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में विवाह विच्छेद शब्द एक गढ़ा गया है। हमारे यहाँ कोई नैसर्गिक शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ निकलता हो कि विवाह टूटना या तलाक या अलग अलग होना, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। ऐसा शब्द तो नहीं है। जी, इसलिए हमारे संस्कृत वाङ्मय में, हिंदी वाङ्मय में किसी शब्द कोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिससे तलाक की परिकल्पना हमारी थी ही नहीं। पुराने लोग ये सोचते थे कि हमें हर हाल में समर्पण करना है, और दोनों पक्ष समझते थे। केवल कहा जाए कि पत्नी का समर्पण था, नहीं, दोनों का था। इस विषय के लिए हम लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत शोषण होता था, बहुत दबाई जाती थी, ऐसे ऐसे। ये गलत बात है, ये उन लोगों पर आरोप गलत है। सच्चाई ये, उस युग में हमने देखा कि जिन महिलाओं को ये माना जाता है बहुत दबाई गई, बहुत डांटी गई, बहुत उन्हें नियंत्रित किया गया, वही महिलाएं कई बार दुर्भाग्यवश जब खत्म हो गई तो उनके पति को मैंने देखा कि घुट घुट कर उन्हें जीवन बिताते देखा, और कई लोग तो उस गम में खत्म हो गए। ये स्नेह था, ये उनका आपसी समर्पण था। तो अगर आपसी समर्पण हो तो गुण ना भी मिलावे तो भी ठीक चलेगा, समर्पण ना हो फिर गुण मिलाना बहुत जरूरी है।
आपको एक चीज और याद होगी कि पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। बिल्कुल। जब स्वयंवर होते थे तो कन्याएं वरमाला लेके घूमती थी, जो ठीक लगता था उसके गले में डाल देती थी। डालने के बाद वहां कोई गुण नहीं मिलाए जाते थे। कभी नहीं सुना होगा पंडित जी पीछे चल रहे थे गुण मिलाने के लिए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। ये भगवती सीता जी का विवाह हुआ तो कहा गया भूप सहस्र दस एक ही 12-10,000 राजा एक साथ आए। और लेकिन इसके बाद विवाह जिससे किया गया किसी के गुण तो नहीं मिले थे। बिल्कुल। इसके बाद भी जीवन कितना, इससे ज्यादा कठिनाइयां क्या आएंगी कि एक राजकुमार को घर छोड़ के वन जाना पड़ा। इसके बाद भगवती सीता की कितनी बड़ी परीक्षा थी कि विश्व का त्रैलोक्य सम्राट रावण वो भगवती सीता को ले गया उठा के। उसकी सोने की लंका, जो कहा जाता है कि स्त्रियां वैभव के पीछे समर्पित हो जाती हैं, भगवती ने झुठला दिया उसको। रावण इतना पराक्रमी था कि तीनों लोकों में विजयी था। तो आपने तो किताब भी लिख दी उन पर। जी, भद्रराज रावण हमारी किताब है, तो काव्य है हमारा। तो वहां भगवती सीता, जब रावण ने अपना वैभव दिखाया कि देखो हमारी तो सोने की लंका, भगवती ने उधर देखा भी नहीं। इसे कहते हैं समर्पण। आज तलाक इसलिए होते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास वो नहीं है। हमें रामायण से सीखना चाहिए कि रावण ने तो भगवती को दिखाया कि देखो हमारी सोने की लंका है जी। लेकिन भगवती ने देखे ही नहीं उधर। कोई स्त्री यदि पति के प्रति समर्पित है तो ये दृढ़ निश्चय हो तो तलाक नहीं होगा। कोई पति यदि पत्नी के प्रति समर्पित हो, ये दृढ़ निश्चय हो कि संसार की दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितने भी धनवान पुरुष की पुत्री हो, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी जो है वही मेरे भाग्य में थी, तलाक नहीं होगा। लेकिन भगवती सीता से सीखना चाहिए। ये थोड़ा सा दूसरा विषय मैं लाया हूं लेकिन आवश्यक है। रावण ने इसके बाद कहा कि हमारी 14,000 स्त्रियां हैं और मंदोदरी आदि सब रानी जितनी भी है तो अनुचरी करूं पन मोरा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर आ जाओ। मतलब पहले सोने की लंका दिखाई, फिर उसने इतना ये दिखाया सारी तुम्हारी दासी होंगी। सीता जी ने देखा नहीं उधर। रावण ने कहा कि पुत्र और पौत्रों का इतना बड़ा सुख संसार में किसी को नहीं मिला है जो मुझे है, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। भगवती ने उधर देखा नहीं। बोला संसार में प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति चाहता है कि उसे भगवान जी का एक बार दर्शन हो जाए, ये तमन्ना होती बड़े बड़े ऋषियों की मुनियों की। हमारे यहाँ तो देवता आते, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। लेकिन हमारे मन में भगवती सीता को सब धर्म का, धन का, वैभव का, पराक्रम का सारा लोभ दिया उसने। भगवती सीता ने उस लोभ के आगे घुटने नहीं टेके। लेकिन सर ये सब जो आप बता रहे हैं ये महाकाव्यों में लिखा हुआ है, वो एक भगवान के रूप हुए, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आज कोई व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, जब मेरे और किसी और व्यक्ति के बीच में आपस में संबंध जो है वो ठीक नहीं रहेंगे, आपस में जो चीजें होती हैं, मतलब मैं उनकी बात ना मानूं या वो मेरी बात ना माने, तो वहां तलाक जैसी चीजें आएंगी, कितना भी समर्पण हो। पहली बात तो ये समर्पण कहते उसे हैं जहां हमें दूसरे की बात माननी होती, मनानी नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत मॉडर्न इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, सारी चीजें अब बदलती जा रही हैं। नहीं, लड़कियां पढ़ रही हैं लेकिन पढ़ाई का, ज्ञान का, गुण का घमंड नहीं होना चाहिए। लड़कियों में भी ये है, ये लड़कों में भी है। सच्चाई ये है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, समाज में योग्यता, बल, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा ये समाज में रहे। घर घुसे तो पति बन के घुसे, पिता बन के घुसे, भाई बन के घुसे, बेटा बन के घुसे, फिर ठीक रहेगा। लेकिन जब वो बाहर की पद प्रतिष्ठा घर में घुसाता है, तनाव तब होता है। अच्छा। क्योंकि ना पत्नी से तलाक की बात ले लो, बच्चे भी तो नहीं पसंद करते ऐसे पिता को जो बाहर का रोब घर में दिखावे आके। तो उसे पहले तो ये चाहिए कि परिवार और व्यापार दोनों को अलग करे। तो ये गलतियां होती हैं परिवार में, व्यवहार में। इसी प्रकार से महिलाएं, उन्होंने बाह्य सौंदर्य को ही
ये समझ लिया हम सुंदर हैं तो हमारा पति हमें प्रसन्न करेगा, समाज हमें प्रसन्न करेगा, ठीक समझेगा, स्नेह करेगा। सच्चाई ये नहीं है। पुराने जमाने में जो एक व्यवस्था थी कि गुणों के आधार पर किसी को पसंद नापसंद किया जाता था। गुणैर ही सर्वत्र पदम निधीयते, गुण के आधार पर पद मिलता था, सम्मान मिलता था, स्नेह मिलता था। आज उनको पीछे करके लोग ब्यूटी पार्लर जाते, वह जो श्रृंगार होता है वो जितने घंटे टिकता है विवाह उतने घंटे टिक सकता है, क्योंकि उस श्रृंगार देख के विवाह निश्चित किया गया है। है आपको इस विषय में एक बहुत साहित्यिक बात बोलूं। रामचरितमानस में जब भगवान श्री राघवेंद्र पुष्प वाटिका में भगवती सीता को देखने पहुंचे तो सखियों ने सीता जी से कहा कि आज तो नहा धो के ऐसे ही चले आए और आज वो देखने आए हैं, तो श्रृंगार तो होना चाहिए था। भगवती ने कहा नहीं नहीं, हम तो पूजा करने आए थे पार्वती जी की, श्रृंगार कैसे। तो फिर सखियों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा होना चाहिए, देखने आए। वहां की स्थिति ये रही कि भगवती सीता ने सोचा ऐसा तो नहीं कल शाम का श्रृंगार चेहरे में लगा हो और श्रृंगार को देख के हमारे प्रभु हमें पसंद कर लें और बाद में कहे मैंने तो ये देखा था, तुम तो ऐसे निकले। इसलिए सीता जी ने सखियों को रोका, बोली रुको मैं मुंह धो के आऊं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करी मज्जन सिय सखिन समेता। ऐसा नहीं कि मंदिर आई थी बिना मुंह धोए आई थी, इसके बाद भी ना धो के आई थी, इसके बाद भी भगवती सीता वहां सर समीप गिरजा गृह सोहा, वहां एक तालाब था, वहां गई, मुंह धोया और इसके बाद भगवती का दर्शन किया जाके। राम जी के सामने जब पहुंची, श्रृंगार का कोई अंश नहीं था, क्योंकि भगवती ने कहा सच्चाई पर विवाह होगा तो टिकेगा, श्रृंगार पर होगा तो श्रृंगार छूटेगा, विवाह छूट जाएगा। बिल्कुल। अब बहरहाल ये तो हम एक अलग टॉपिक पे चले गए। हाँ, व्यवहारिक पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी हम इस पर आते हैं कि हमारे देश में जो बढ़ते तलाक के मामले हैं, इसमें ज्योतिष का क्या रोल है? जी, उसमें ज्योतिष की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यदि 1% सहनशीलता का अभाव है तब जरूरत पड़ती ज्योतिष की। देखिए, एक तो दृढ़ निश्चय हो कि नहीं हमें इनके साथ रहना ही है, लेकिन अगर ये परिस्थिति जन्य समझौते हैं, ऐसा होगा तो रहना है, हमारी पत्नी सुंदर रहेगी तो रहना, उससे सुंदर मिलेगी तो नहीं रहना है, हमारे पास धन होगा हमारे पति के पास तो रहना है, नहीं होगा नहीं रहना, ऐसी परिस्थिति है तो ज्योतिष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर कि ऐसी क्या क्या परिस्थिति हो सकती है जिससे विवाह टूट सकता है। एक परिस्थिति, पति या पत्नी दोनों को कोई ऐसा रोग हो जाए जो जल्दी ठीक होने की स्थिति में ना हो, या व्यापारिक ऐसा घाटा हो जाए, या समाज में कुछ ऐसा अपयश हो जाए, या संतान ना हो रही हो। इस प्रकार की बड़ी बाधाएं हैं जो जीवन में आवे, फिर लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। ऐसे में ज्योतिषियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो विवाह केवल गुण ग्रह में मैत्री यही देखकर ना करें। ज्योतिषियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो विवाह विचारते समय ये जरूर देखें कि जिन जिन समस्याओं के कारण विवाह टूट सकते हैं, उन समस्याओं के समाधान जरूर खोजें उसमें। कि अगर किसी लड़की की कुंडली में, जन्मपत्री में संतान का योग कमजोर है तो लड़के में देखना चाहिए संतान योग कैसा है। अगर उसमें अच्छा है, इसका मतलब दोनों का मिलाकर इनको संतान ठीक हो सकती है, तो विवाह के लिए हाँ करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी लड़की की कुंडली में है कि पति के सुख का योग नहीं है, पति का सुख नहीं होगा, सीधे ये कह देना ठीक नहीं होगा, इसका पति खत्म हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, नहीं। इसमें ध्यान देना चाहिए कि यदि उस लड़की की कुंडली में अपनी आयु अच्छी है, अपना स्वास्थ्य अच्छा है, तो कैसे खत्म हो जाएगा। इसके लिए ऐसी कुंडली मिलानी आवश्यक होती है कि उसकी आयु देखी जाए, एक कठिन कार्य होता है थोड़ा सा, आयु देखी जाए और स्वास्थ्य देखा जाए कि इस लड़के का स्वास्थ्य और आयु कैसी होगी। अगर वो ठीक मिल जाए तो विवाह करा दे, फिर इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। संतान का विषय हो गया, आयु का विषय हो गया। तीसरी एक बात होगी
कि अगर धन की बात है तो देख ले कि आगे 10-5 साल 10-20 साल धन का कोई आकस्मिक ऐसा नुकसान तो संभावित नहीं है। यदि है तो उन्हें पहले से बोल दे कि भाई इस समय ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, उससे बचाव के लिए आपको इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे। यदि आप कर लोगे तो इतने प्रतिशत तक सुरक्षा हो सकती है। ऐसा व्यवहार मैं करता हूं अपने यहाँ। तो इतने प्रतिशत तक सुरक्षा हो सकती है, अगर आप चाहो तो विवाह कर लो। उसमें यह होता है लड़की को भी पता होता है कि भाई इतने प्रतिशत इस उम्र में हमें समझौता करना है, फिर ऐसी समस्या नहीं पैदा होती है। अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है अचानक वो संकट आते हैं तो फिर परेशानी होती है। लेकिन अच्छा, ये चीज तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि धन हो गया, आयु हो गया, जो है संतान हो गई, इन सभी चीजों को देखकर कुंडली मिलानी चाहिए। लेकिन अभी भी आज के समय में भी तो कुंडली मिला के ही शादियां करवाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं है 36 के 36 गुण में से 34 तो मिलने चाहिए तभी शादी कराते हैं, नहीं तो बवाल इतना बड़ा खड़ा होता है घर में कि नहीं शादी करानी है, उस व्यक्ति से शादी नहीं करानी है, लेकिन फिर भी तलाक हो रहे हैं। प्रज्ञा जी 18 गुणों से ऊपर शादी करनी शुरू हो जाती है। और मैं कई बार 13 गुण हूं तो भी शादी के लिए हाँ कर देता हूं, कई बार 34 गुणों पर भी मना कर देता हूं। क्यों ऐसा? हमें गुण नहीं देखने होते, हमें देखना होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ सुख से रह सकते हैं कि नहीं। हमारा काम इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हमें वो दोनों अगर विवाह करेंगे, उनकी जगह मैं होता तो मैं अपने जीवन को सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए क्या क्या सोचता, वो सारे बिंदुओं पर हम विचार करके अगर 13 गुणों में भी मुझे लगता है कि ये दोनों संतुष्ट होकर रह सकते हैं और इनका निर्वाह अच्छा होगा तो मैं हाँ कर देता हूँ। और कई बार 34 गुण तो मिल रहे, मतलब उनकी पटरी आपस में खाएगी। आप कल्पना करो, विवाह हुआ, विवाह के 1 साल बाद बीमार हो गया, कोई बड़ा रोग निकल आया, तो खाली पटरी खाने में क्या होगी? दोनों की मित्रता तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एक आदमी बिस्तर पर पड़ा है, एक कमाई कर रहा है, या बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, या संतानें नहीं हो रही है, अब पटरी बहुत अच्छी खा रही, तो इसका कोई अर्थ नहीं। मेन हमें उस हर बिंदु पर विचार करना चाहिए कि ये दोनों यदि एक साथ रहेंगे तो इन्हें किस किस प्रकार की कठिनाई हो सकती है, उसका समाधान क्या क्या निकल सकता है, और उसे उन्हें बताया जाए कि आज के 6 साल बाद इनको 1.5 साल या 2 साल बीमारी लगेगी इस प्रकार की, उसमें आप कोऑपरेट कर सकते हो तो विवाह कर लो। इसी प्रकार लड़की को कि इन्हें आज के 3 साल बाद ऐसा रोग लगेगा, या व्यापार में ऐसा घाटा होगा, या नौकरी में ऐसी दिक्कत आएगी, या इनके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, आप अगर इसके बाद भी रह सकते हो साथ तो आप देख लो। तो उसमें आज जो एक शब्द में कह दिया जाता है विवाह बन गया, बात ये नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। हर किसी के जीवन में, हमारे आप हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे समय दोनों आते हैं। विवाह विचारने का मतलब ये है कि दोनों को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और बुरा कब आएगा, और हमारे जीवन साथी के जीवन में अच्छा समय कब आएगा और बुरा कब आएगा। जब उसका बुरा आएगा तो हम कितना कोऑपरेट कर पाएंगे, और यही उस लड़के को सोचना चाहिए कि अगर इनका बुरा आएगा हम कितना कोऑपरेट कर पाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के समयों का संयोजन अच्छा कर ले कि नहीं नहीं मैं निर्वाह कर लूंगा, 2 ही साल का समय होगा ना, तो फिर तलाक नहीं होगा। जैसे आजकल चल रहा है कि गुणों को मिलाओ, कुंडलियां मिलाओ, उसके बाद शादी होनी चाहिए। माता पिता भी इस चीज के लिए ही हामी भरते हैं, और यहाँ तक कि लड़का लड़की भी जो है वो भी इस चीज को मानते हैं कि गुणों का मिलना हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, और ज्योतिष का भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसमें कमी किसकी होती है? आप BHU से आप पास आउट हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप भी कुंडली मिलाते हैं, आप तमाम टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, डिबेट्स में बैठते हैं, बाबाओं के ऊपर आप लगातार सवाल उठाते रहते हैं उनकी बातों को। आप इसमें बताइए किसकी गलती है? प्रज्ञा जी, यहाँ मेन बात है इस कमजोरी को समाज को स्वीकार करना चाहिए। आप भी इसी समाज का अंग हैं। आपके कितने नाते रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर ढंग से नाते रिश्तेदार, परिचित, संपर्की, या जिन्हें आप जानती हो, कोई रिश्ता नहीं है जानते हो, कितने लोग ऐसे हैं
कि उनका बच्चा पढ़ने लायक हो, होशियार हो, और उन्होंने अपने बच्चे को किसी ज्योतिष विश्वविद्यालय में, किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष डिपार्टमेंट में एडमिशन करवाया हो। ऐसा कोई भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने पठनशील बच्चे को ज्योतिष पढ़ने भेजता नहीं है, तो उसे पढ़े लिखे ज्योतिषी कहाँ से मिले? एक प्रश्न है। जी। हम कहना चाहते हैं समाज में 1 लाख में अगर 2 ज्योतिषी मिल जाएं तो इसकी संख्या आप ज्यादा समझिए। आज के समय में होता यह है कि कुछ लोग जैसे भारतीय विद्या भवन है या और जगह से डिप्लोमा मिलते हैं, बोले शनिवार रविवार क्लास चलेंगे और 6 महीने 8 महीने में डिग्रियां मिल जाती। न पढ़ाने वालों के पास कोई डिग्री होती, न पढ़ने वालों को कुछ मिलता है, केवल ड्रामा होता है। और आम समाज इतना अबूझ बना होता है, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो बिचरवा लिया था। वो पुजारी जी के पास कुंडली लेके जाएगा, वो ऐसे लोगों के पास जाएगा, वो बड़े सारे लोग व्यापार में असफल हुए, उन्होंने ज्योतिष कार्यालय खोल दिया, उनके पास जाएगा। अगर उसे पेट में दर्द हो तो वो समाज का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर ढूंढ लेता है, लेकिन उसे अपनी बेटी या बेटे का विवाह करना है, उसे बिचरवाने के लिए वो अच्छा ज्योतिषी नहीं खोज पाता, इतना आलसी हो, खोजना नहीं चाहता। एक बात। दूसरा, वो जो विवाह विचारने वाला ज्योतिषी है जी, उस ज्योतिषी को एक कुंडली बनाने में 7 दिन 4 घंटे मेहनत की जाए 7 दिन लगता है। अगर एक कुंडली बनाई जाए, दोनों की बनाई जाए 14 दिन का काम हो गया। तो इसका उसे पारिश्रमिक भी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर पढ़ा है तो प्रोफेसर कहीं हो सकता है, उसकी 2-3-4 लाख सैलरी हो सकती है, तो उसे प्रॉपर पारिश्रमिक चाहिए। वो पारिश्रमिक नहीं देना चाहता, तो वो जो ज्योतिषी है वो काम नहीं करना चाहता, तो वो मेहनत नहीं करता। तो जो योग्य हैं उनको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परिश्रम नहीं कर रहे। जो अयोग्य हैं वो कर नहीं सकते, क्षमता नहीं है तो कर नहीं रहे। अब वो कंप्यूटर का सहारा लेते। कंप्यूटर में एक दशा 3 महीने से लेके पौने 4 वर्ष तक गलत निकलती है, जिसका पंचांग से मेल नहीं होता, और उसी को देखकर मिला दिया जाता है। समाज इतना आलसी है कि वो अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक साथ 10 डेट ऑफ बर्थ भेज देगा, बोला ये मिला के आप बता देना मुझे। अब आप सोचिए कि वो मिलाने के लिए वो पंडित जी कुंडली क्यों बनाएगा? बिल्कुल। और वो इतना निरपराध अपने को मानता है, जो 10 डेट ऑफ बर्थ भेजता, कहता मुझे तो लड़की वालों ने यही भेज दी, आप देख दो। वो क्या करता है, रपेट देता है इसको। जो समस्या, ये समस्या इतनी गंभीर है, जब तक उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो योग्य ज्योतिषी का चयन, दूसरी बात उस काम में जितना पारिश्रमिक अपेक्षित है वो अगर उसे नहीं दिया जाएगा तो जान के भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो पहला काम योग्य ज्योतिषी खोजना है। योग्य ज्योतिषी खोजने के लिए, जो अपने आप में बहुत मुश्किल बात है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। 16 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जहां से ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष PhD निकलते हैं जी। बिल्कुल अलभ्य नहीं है। यहाँ दिल्ली में कटवरिया सराय में लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, वहाँ ज्योतिष डिपार्टमेंट है, पढ़ाई होती, 16 साल का 15 साल का कोर्स वो लोग करते हैं, पढ़ते हैं। बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, दरभंगा विश्वविद्यालय बिहार में है, ऐसे हैं, वहाँ से पढ़े लिखे लोग निकलते हैं। लेकिन वो लोग या तो नौकरी खोज लेते या धंधा खोज लेते, क्योंकि उनका आदर समाज नहीं कर पाता है। वो उतना झूठ नहीं बोल पाते जितना समाज को चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो तो आजकल बावल जी जो वो बोल पाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो शिक्षित वर्ग है उसकी योग्यता का समाज को लाभ नहीं मिल पाता है। और वो कल्पना क्या करता है, व्यवहार की बात बता रहा हूँ जो सामने आता, वो कल्पना करता है, बोला अगर मैं फला व्यक्ति के पास गया हूँ कुंडली दिखाने तो वो तो सही करेगा, क्योंकि उसने BHU से PhD की है। अब आप सोचिए, उसने BHU से PhD की है, लेकिन वो इसमें 15 दिन परिश्रम क्यों करेगा जाके तुम्हारे? कहीं बिजली आ रही है
तो वहां पूरा प्रकाश होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पूरा प्रकाश होने के लिए बल्ब उस ताकत का लगाना होता तो होगा। बिल्कुल। तो इसे रोका कैसे जाएगा? ये अब हमारे समाज में 41% कोई कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। समाज को चाहिए योग्य ज्योतिषी का चयन करे, उसके लिए मेहनत करे, थोड़ी मेहनत करे। मैं आज भी प्रज्ञा जी विश्वास से कह सकता हूँ, आज तक जितने लोगों ने हमारे संपर्क में आकर इस विषय में सलाह ली है, किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी। और आपको एक बड़ी बात बोले, 100 विवाह कम से कम ऐसे जिनके तलाक हो चुके उनको फिर वापस करवाया। अच्छा, ये बहुत रुचिकर विषय है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। अब आप सोचिए, किसी को पता नहीं है, 3 साल लड़के मैंने पति का समय खराब आ गया, वैवाहिक जीवन चल रहा है, 3 साल पति का समय खराब आ गया। अब पति का व्यापार नहीं चल रहा, घर वालों ने छोड़ दिया, मित्रों ने छोड़ दिया, अपयश हो गया, तनाव हो गया, थोड़ा बहुत रोग भी हो गया। ठीक है, हैरान परेशान है। अब वो घर में लड़ रहा है, घर में पत्नी है, तो उसका विवाह चाहे जितने गुण मिल रहे हो, लेकिन लड़ाई उसी से होगी जिसके साथ रहेगा वो। तो सीधे तौर पर उसका विवाह में ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, लेकिन अब साथ रहेगा इसलिए परेशान है तो वो होगा। ऐसे ही अब इसी 3 साल के बीच लड़की का समय, पत्नी का समय अच्छा है अगर, तो उसकी बातें सुन के, गाली सुन के, आरोप प्रत्यारोप सुन के, उसे अगर ये पता हो जाए ना कि 3 साल ही समय खराब है, तो निकाल लेती कि चलो परेशानी उठा के निकाल लेंगे। लेकिन यदि किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा ये सलाह उसे नहीं मिली है, तो सोचेगी कि यार ये ऐसी जिंदगी कैसे बिताएंगे, पूरी जिंदगी सोच लेती है। कई बार इसमें अयोग्य ज्योतिषी मिल जाते हैं, वो महिला बेचारी परेशान है तो पति के आचरणों से, और इसके बाद वो ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ग्रह खराब है और हम पूजा कर देंगे, आप ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जो पैसे होते हैं वो उन्हें दे देती है, नगनगीना यंत्र तंत्र तावीज बना देते, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। ऐसी स्थिति में केवल पूजा का प्रभाव पड़ता है ग्रह की, वो भी करने वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो उसके पास जो खर्चे के पैसे हैं जिससे वो पति की दवा करा सकती थी, वो भी खत्म हो गए। तो अयोग्य ज्योतिषी के चयन से नुकसान हुआ। इसमें एक और घटना घटित होती है, पति का 3 साल का समय खराब आया, इसी बीच गलती से यदि पत्नी का भी 1 वर्ष का समय खराब आ गया, तो जो उसकी सहनशीलता थी वो भी खत्म। 2 साल चल रही थी, 1 साल वो भी उन्हीं समस्याओं से जूझने लगी जिस समस्या से पति जूझ रहा था। अब उसकी भी सहनशीलता जवाब देने लगी, तो उस 1 साल में अब वो भी बराबर तकरार करने लगी। जब आपस में तनाव बढ़ने लगा, ऐसे में अयोग्य ज्योतिषी बाबाओं के पास पहुंचे, तो कई बार वो शोषण करते हैं उनका, धन का, हर प्रकार से आप समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई योग्य ज्योतिषी मिलता है, हमारे पास ऐसे बहुत परिवार आते हैं, तो जब वो मिलता है तो उनसे अगर हमने कह दिया आप लोग लड़ो मत, 1 साल बाद आपका ये सारा तनाव खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी अच्छा होगा, आप इसी पति के साथ या इसी पत्नी के साथ आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। यदि हम ऐसा उसको बता देते हैं तो उसे लगता है अच्छा 1 साल ऐसा है बस। अब हमारे सामने दूसरा संकट होता है, दूसरी हमारी परीक्षा कि हम उससे कि वो मेरी बात पर भरोसा कैसे करें। बिल्कुल, ये प्रश्न तो मेरा होने ही वाला है आपसे जी, आप पर कोई भी व्यूअर क्यों भरोसा करे, क्यों करे। ऐसे समय हम अपनी परीक्षा उसके सामने ये देते हैं, हम आपको जानते नहीं, आप पहली बार हमारे पास आए, यदि हम बता रहे 3 वर्ष पहले आपके पति को ये दिक्कत हुई और इस दिक्कत के कारण इतने दिन बाद तनाव शुरू हुआ और उन्हें इस प्रकार का रोग हुआ, इतने समय बाद उनका व्यवसाय बिगड़ा और इस समय से तुम्हें भी तनाव होने लगा, इस समय से जी। यदि हमारे द्वारा बताई हुई पास्ट की बातें आपको सही लगती हो 70% तक जी, तो भविष्य की बातों पर भरोसा कर लीजिए, 1 वर्ष के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब ये अब वो सोचता है कि यार वास्तव में ये मुझे नहीं जानते और ये बता रहे कि 3 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ, तो ऐसे ही है। ऐसे समय में थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष अपनाता हूँ, कई बार ज्योतिषी काउंसलिंग परामर्श ये
पति को कह दूंगा रहना तुम्हें इसी लड़की के साथ है, पत्नी के साथ है, तो गाली वाली मत दो, उसके घर वालों गाली मत दो, अप्रिय व्यवहार मत करो, रहना इसी के साथ है। समय के कारण आपका तनाव हुआ है, परिस्थिति के कारण नहीं। यही बात उस लड़की को कह देंगे कि तनाव मत बढ़ाओ, अगर साथ नहीं रह पाते थोड़े दिन आओ, कहीं और रह लो, अपने घर में रह लो, 1 साल का समय पार करना है, साथ रहना है, रह लो, तनाव मत बढ़ाओ। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि उस तनाव के समय में लोग एक दूसरे के साथ इतनी गाली गलौज कर लेंगे, पुलिस बुला लेंगे, पंचायत कर लेंगे कि जब 1 साल बाद समय अच्छा आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सुख सुविधा से रह सकते हैं, तब उन्हें बीती बातें याद आती, तुमने गाली दी थी, तुमने ये किया वो। तो ऐसे समय हम उन्हें गाइड करके 1 वर्ष के लिए शांत कर देते हैं, 1 वर्ष शांत रहो, और इसके बाद उनका विवाह फिर सामान्य चलते देखा जाता है। ठीक है, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि सरकार इन सभी जो समस्याएं आ रही हैं, तलाक की जो ये संख्या बढ़ रही है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए कुछ कर रही है? सरकार को चाहिए कि जो सुयोग्य ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रज्ञा जी, कि सरकार को ये चाहिए कि जैसे झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है कि अगर डिग्री नहीं है, अगर वो योग्य नहीं है तो उनको अलग किया जाए, उसी प्रकार ज्योतिषियों को किया जाना चाहिए। और आपके प्रश्न से जुड़ा एक प्रश्न कि अगर आज ज्योतिष अंधविश्वास ये कहने वाले बहुत लोग हैं, और सारे लोग कहते रहे, लेकिन ज्योतिष को मिटा तो कोई नहीं पाया। नेता से लेके धनाढ्य लोग हैं, और हर आदमी ज्योतिषी के पास जाता है देखने सुनने के लिए, ज्योतिषी की आवश्यकता समझता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं बनी है जहां विश्वास पूर्वक लोग जाएं कि यहाँ मुझे मिसगाइड नहीं किया जाएगा, यहाँ मुझे सही बात बोली जाएगी। सरकार को चाहिए इस प्रकार की एक संस्था का सृजन करे जहां कोई भी जाए उसकी एक रीजनेबल पारिश्रमिक उसका निश्चित किया जाए, और वहां जो बतावे वो इतना शोधित हो कि वो वहम नहीं डालेगा, और वहां व्यवस्था, और जो वो बता रहा उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों की तरह ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बरसेगा, बरसा तो ठीक, धूप आई तो भी ठीक, ऐसा नहीं, जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए हर किसी को। तो ज्योतिषी जिम्मेदारी ले, एक सर्टिफिकेट दें, भाई मैंने विवाह विचारा है तुम्हारा, मैं अभी भी लिखित देता हूँ। अच्छा, कि ऐसा नहीं होगा, भविष्य में कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है? नहीं होगा, नहीं, अच्छा होगा नहीं, अच्छा होगा ही नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि जो कंजूस, जो लापरवाह, जो गैर जिम्मेदार माता पिता या परिवार या परिजन हैं, उनकी बात छोड़ो, जो इन विषयों में रुचि रख रहे हैं वो वहां निर्धारित किया हुआ पारिश्रमिक देकर अपने बच्चों के विषय में कम से कम भविष्य के विषय में अच्छा निर्णय ले सकें। कई माता पिता ऐसे हैं जिनकी मान लो बेटियां हैं और बेटे हैं, बेटियों का विवाह हुआ, वो विवाह होने के बाद उनका तलाक हो गया, तलाक होने को माता पिता बूढ़े हो गए, भाई भाभी साथ नहीं रखना चाहते, उनकी बड़ी दुर्दशा हो गई, जबकि उनके पास पैसा है। ऐसे लोगों ने उस समय किसी उचित संस्थान में उचित ज्योतिषी के पास बात रख करके सलाह ली होती तो उस समय जब बुढ़ापा आया उनका तो ये संकट नहीं होता। आज की स्थिति ये है प्रज्ञा जी कि बाजा वालों को, घोड़ी वालों को शादी में, और जो विवाह करवाते हैं दलालों को, समाज बहुत पैसा धन खर्च करता है उन पर, लेकिन विवाह विचारने के लिए अगर सोचो, कई बार जो लोग आते हैं मुझे लगता है इनकी यार प्रॉपर कुंडली होती तो मैं और अच्छा करके देख सकता था इसे। उनको कहो तो कहते नहीं, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं तो बस ऐसे ही पत्रा देखते हैं और बता देते हैं, मतलब वो जान के मुझे बेईमानी करना सिखाता है। जी ठीक है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वतंत्र व्यवस्था हमें दे कि नहीं आप बनवा लो, तुम ऐसा, जो ऐसे विद्वान हैं जानकारी में जो प्रॉपर काम करते हैं, हम वो डेट ऑफ बर्थ उनके पास भेज के उन्हें पारिश्रमिक देके कि आप ये बना के हमें उपलब्ध कराओ, वो करवा देते हैं। इसके बाद हम उस विषय में निर्णय लेते हैं, वो सच होता है। नहीं आप समझिए जैसे चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड गलत हो, एक्सरे गलत हो, उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा वो कितना सही होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, नमस्कार। ये थी पूरी जानकारी, और जैसे आपने पूरी चर्चा देखी कि आखिर भारत में यानी कि हमारे देश में तलाकों की संख्या
कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस पूरे चर्चा में आपका कोई प्रश्न हो वो आप हमें लिखकर जरूर भेज सकते हैं, और आपके तमाम जो सवाल होंगे उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।